नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कर्नाटक में भारी जीत से राहुल गांधी भी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। चुनाव आयोग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक के चुनाव रुझान में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत को हासिल कर लिया है और सभी 224 सीटों के रुझान के मुताबिक कांग्रेस अभी 128 सीटों पर शुरू से ही आगे चलती हुई नजर आ रही। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आए और शनिवार को भावुक होते हुए भी वो नजर आए। प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए उन पर जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया था उसको लेकर गांधी परिवार का आभार व्यक्त किया और शिव कुमार कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए तो उनकी आंखें भी नम हो गई और शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को बताया था कि कर्नाटक में पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी और डीके शिव कुमार आखिर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। Under jail, so I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत है, यहां के कार्यकर्ताओं की जीत है और कर्नाटक की जीत क्या 2024 में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आगे ले जाती नजर आएगी। इसी को लेकर हमारे 2 खास मेहमान रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक और पंकज सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर कर्नाटक का चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता नजर आता है। पंकज सिंह, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। और पहला सवाल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव क्या आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक निशानदेही पैदा करेगा कि हां कांग्रेस पार्टी यहां से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? नमस्कार। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आ ही चुका है सबके सामने। 137 सीट्स पे कांग्रेस आगे है। जहां तक सवाल है कि क्या ये कांग्रेस के लिए साउथ का रास्ता खोलेगा या भाजपा के लिए साउथ का रास्ता बंद करेगा, पर्सनली मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं होने वाला और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान इससे होने वाला नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भाजपा जो वोट परसेंटेज है 35% के आसपास है और पिछले चुनाव में 2018 में भाजपा का वोट परसेंटेज 36 था। तो भाजपा का वोट परसेंटेज कुछ 0.5-0.6 कम हुआ है और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज बढ़ा है 4 से 5%, वो जेडीएस के खाते से आया है और अदर्स के खाते से। तो भाजपा को एक बड़ा नुकसान वोट परसेंटेज के मामले में हुआ है, ये कहना तो गलत ही होगा। हालांकि भाजपा को सीटों के मामले में बड़ा नुकसान हुआ है, भाजपा क्लियरली हार चुकी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पंकज जी अगर बात की जाए, जो आप कह रहे हैं कि एक वोट परसेंट का एज मिलता हुआ नजर आया है। बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां पर सीटों की बढ़ोतरी होती नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, 77 सीटें हम जीत कर आए हैं। क्या ये वोट प्रतिशत का जो एज मिला है इससे संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद 6 रोड शो करते हुए नजर आए, 10 रैलियां करते हुए नजर आए। क्या ये वोट परसेंट में जो हल्का सा गिरावट और कांग्रेस पार्टी में 4 से 5% का इजाफा हुआ है, इससे संतुष्ट होती हुई बीजेपी नजर आएगी? बात यहाँ पे संतुष्टि से अलग बात यह कि आंकड़े क्या कहते हैं। एक टर्म है स्प्लिट वोटिंग। जब ग्राउंड पे जाके हमने लोगों से बात की तो पूछा कि आप विधानसभा में किसे वोट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का जवाब था कांग्रेस को। फिर उनसे पूछा कि आप लोकसभा में किसे वोट करेंगे, तो उनका जवाब था नरेंद्र मोदी को।
पिछले चुनाव में भी अगर देखा जाए तो भाजपा का वोट परसेंटेज 38% था और वो बढ़कर लोकसभा में 41-42 के आसपास पहुंचा। तो जनता आजकल बहुत समझदार हो चुकी है, उसे पता है उसे किसे वोट देना है। भाजपा का जो पूरा रेंट था इस चुनाव के आसपास, उनका लोकल इश्यूज़ पे बात ही नहीं थी। भाजपा का पूरा मुद्दा था नेशनल इश्यूज़ के आसपास, जो जनता ने पूरी तरह नकारा है। मगर जब नेशनल इश्यूज़ की बात आती है, जब लोकसभा चुनावों की बात आती है, तो जनता को पता है कि वोट से कहाँ डालना है। पिछले चुनाव में वो देख चुके हैं, लोकसभा में, बंगाल में भी देखा गया। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इससे लोकसभा में एक बड़ा नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, चलिए आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार करती हुई नजर आएगी। रुद्र प्रताप साहब, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी जो 2023 कर्नाटक चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, क्या 2024 में फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, या जब पीएम के लिए, लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ दिखाई देगा? देखिए, वो तो बहुत अभी आगे की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे नज़दीक का जो फायदा है कि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल आएगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे अभी वो हिमाचल का चुनाव जीत करके गए, तो उसका आपको रिजल्ट दिख रहा है, कर्नाटक में उनको मिला। तो एक जहां कांग्रेस पूरी तरह से हारी सी, टूटी सी, जैसे कांग्रेस को लोग सीरियस ही नहीं ले रहे थे, अब कांग्रेस यहाँ 2 चुनाव जीत करके जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी तो 24 की बात बहुत दूर आएगी, इसके पहले ही 23 में 2-3 जगह पे चुनाव होने हैं। और वो जो 3 चुनाव हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उनको वो सरकार बचानी है, और उसके साथ मध्य प्रदेश है। तो सवाल ये है कि अब कांग्रेस इन चुनावों में जीत करके जाएगी, तो वो जो उनके कार्यकर्ताओं के बीच का जो एक मनोबल है, ये क्योंकि देखिए राजनीति जो होती है वो आंकड़े और समीकरण के खेल से ज़्यादा मनोबल का खेल होता है। अगर उनके कार्यकर्ता उस मनोबल के साथ अब आगे जाएंगे, तो ये जो आने वाले जो तीनों राज्यों के चुनाव हैं वो कांग्रेस मजबूती से लड़ पाएगी। अगर यही कर्नाटक को हार करके जाते तो उसमें आप उनके लिए कोई संभावना ही नहीं पा पाते। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर दरअसल ये भी दिखती नजर आ रही है, क्योंकि अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो 130-132 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी का हर एक राज्य से खत्म होना, क्या इसका असर 2024 में नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो पूरी तरह से अलग होता है। जब 24 में चुनाव होगा तो वहाँ चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, और नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने अभी के समय में कोई राजनीति में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उनके चेहरे के सामने आके खड़ा हो। तो जब वहाँ वोटिंग होती है, जैसे कर्नाटक में आप देखेंगे कि लोकसभा की बहुत सारी मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास है अभी भी, तो बीजेपी 24 के लिए उसको अभी इतनी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो वहाँ पर सीधा टक्कर होता है नरेंद्र मोदी से, और उस मुकाबले में वहाँ नहीं पाते हैं। अभी जैसे कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी का हार का मेन कारण यही है कि वहाँ उनके पास जो है लोकल नेतृत्व नहीं था उस तरीके से कि वो अपनी बातों को रख सके। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या होती है साउथ की, वो इस तरह से होती है कि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो उत्तर भारत से आते हैं और वो अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसलिए उनकी पकड़ हिंदी बेल्ट पर अच्छी होती है। अब चाहे नरेंद्र मोदी जी जाते हों कर्नाटक में, या अमित शाह जी जाते हों, या योगी आदित्यनाथ जी जाते हों, इनके जो भाषण होते हैं उसके लिए उनको कन्वर्टर रखना पड़ता है, तो वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है जो ये हिंदी बेल्ट में एड्रेस करते हैं। अभी आप देखेंगे जब ये चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, तो ये जो नेता होंगे इनकी जो बातें होंगी या जो इनके भाषण होंगे उसकी वैल्यू अलग तरीके से जाएगी। लेकिन ट्रांसलेटर तो हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनके भी रहते हैं। अगर साउथ की बात की जाए तो तेलंगाना के भी चुनाव हुए थे, उसमें भी इनके ट्रांसलेटर होते थे, आंध्र प्रदेश के भी होते थे। लेकिन अगर बात की जाए पंकज साहब चुनाव को लेकर, क्योंकि 2023 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, तमाम ऐसे ऐसे चुनाव हैं जहां पर अब 2024 की लकीर खींची जाएगी। क्या आपको लग रहा है हिमाचल चुनाव, उसके बाद कर्नाटक चुनाव, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक रास्ता साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाए और 2024 की तैयारी की जाए? पंकज साहब, जैसे रुद्र प्रताप जी ने कहा कि बिल्कुल मनोभाव तो बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, और राजनीति में मनोबल का ही गेम होता है पूरी तरह से। आंकड़े बाद में आते हैं, मनोबल ही नहीं होगा तो फिर वो लड़ेंगे कैसे? भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ था। ये पूरा जो चुनाव था कर्नाटक का, अगर आप देखें तो पिछले 6-7 महीने से हम ट्रैक कर रहे थे, भाजपा कहीं थी ही नहीं उसमें। मगर भाजपा का चूंकि मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था, और लास्ट के 7-8-10 दिन में जो स्लो कैंपेनिंग हुई मोदी जी की, उसकी वजह से ये चुनाव उठा भी, वरना चुनाव उठा हुआ था ही नहीं। भाजपा को तो हमेशा से पता था कि चुनाव भाजपा बैक एंड पे है, फ्रंट एंड पे हमेशा से कांग्रेस थी। और जब येदियुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी गिर रही थी, तो भाजपा ने
मुख्यमंत्री हटाए इसी वजह से, एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, जो भाजपा को उस टाइम पे दिख रहा था। तो इसका जो फायदा होने वाला है बेशक कांग्रेस को होगा आने वाले चुनावों में, मगर नॉर्थ इंडिया के मुद्दे और साउथ इंडिया के मुद्दे दोनों अलग हैं। वहाँ पे जो हिंदुत्व का मुद्दा था कर्नाटक में, वो नहीं चल पाया। वो चल पाया सिर्फ कोस्टल रीजन में, और कोस्टल रीजन में अगर देखें तो 19 सीटों में से भाजपा लगभग 12 सीटें जीत रही है, जो पिछली बार 16 थी। तो वहाँ भी भाजपा को एक बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा जीतती थी कित्तूर कर्नाटका में एक बड़ा मेजर प्रोपोर्शन गया है इस बार कांग्रेस के पास। कल्याण कर्नाटक में भाजपा पहले से ही वीक थी। मध्य कर्नाटका में भाजपा स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ भी भाजपा इस बार वीक रही है, क्योंकि हिंदुत्व का उनका रेंट नहीं चल पाया। तो मगर जब उत्तर में आएंगे तो उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर में आता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि उनका जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो चले, और यहाँ पे चलने की संभावनाएं ज़्यादा है। अच्छा पंकज साहब, आपने इतने चुनाव देखे, उनका विश्लेषण किया, क्या आपको लग रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जब इन बेल्टों में जाएंगे, हिंदी बेल्ट में जब हम जाएंगे, तो क्या इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या वहाँ पे चुनाव जो है वो अलग किस्म का होने वाला है? बेशक साउथ इंडिया का चुनाव और नॉर्थ इंडिया के चुनाव में पूरी तरह अंतर होता है। वहाँ का कास्ट कैलकुलेशन अलग है, रीजनल कैलकुलेशन अलग है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन अलग है, इश्यूज अलग हैं, मगर कुछ इश्यूज जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। कर्नाटका के चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस ने अपना पूरा चुनाव लड़ा लोकल इश्यूज के आसपास, और भाजपा ने अपना पूरा चुनाव लड़ा नेशनल इश्यूज के आसपास। भाजपा ने बताया कि हमने 370 हटाई है, CA NRC लाएंगे, राम मंदिर बनवा रहे हैं। कांग्रेस ने बात की भ्रष्टाचार की, राज्य के भ्रष्टाचार की, 40% सरकार, पे CM, ऐसे कैंपेन चलाए। और वहाँ के भाजपा का अगर मैनिफेस्टो देखोगे तो 5 मुद्दे भी याद नहीं कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे बात कर रहे हैं, CA NRC की बात कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस का देखोगे तो फ्री बीज है कि 2000 रुपये देंगे, बसेस फ्री करेंगे। तो वहाँ के लोकल इश्यूज़ की बात, ग्राउंड पे जाकर हमने लोगों से बात की तो हमने पूछा कि 40 जो ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है, 40% सरकार, तो उन्हें उससे भी बड़ा सरोकार नहीं था। बोले हमारे घर के आगे की सड़कें बन जाए, नौकरी मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, उनके लोकल मुद्दे। और हमने पूछा कि राज्य में कौन कौन से मुख्यमंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री आपको पसंद है, कौन सा चाहिए, कांग्रेस से कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चनर में जो था। तो उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री से इतना मतलब नहीं है, हमारा विधायक हमारा काम करके दे दे, अच्छा विधायक बन जाए। उन्होंने छोटे छोटे मुद्दों की बात कर रहे थे, और इतना शांत, इतना ठंडा चुनाव मैंने पहली बार देखा। यूपी में जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग, LED वैन और गाने चल रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने 3000 किलोमीटर की यात्रा की, वहाँ पे मैंने 5 LED वैन देखी 3000 किलोमीटर में। वहाँ पे LED वैन नहीं है, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग नहीं है। अगर बेंगलोर और बेंगलोर को छोड़ दिया जाए तो लोग डांस नहीं कर रहे, शाम को अपना कपड़े धो के निकलते हैं, साफ कपड़े पहन के, और घर घर जाके कन्वेंसी करते थे वो लोग। और भाजपा वालों से पूछते थे किन मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो वो कहते थे कि हमारे पास तो मुद्दे 370 के हैं, जो ऊपर से आए हुए, राम मंदिर के हैं। योगी जी की अच्छी लोकप्रियता थी, योगी जी का नाम भी लेते थे कि योगी जी ने वहाँ पे बहुत काम किया है। तो भाजपा के पास दरअसल वहाँ पे मुद्दों की कमी थी, लोकल मुद्दों की, क्योंकि बोम्मई जी ने ऐसा कुछ खास काम किया नहीं, येदियुरप्पा जी के कामों को वो ढकते रह गए भ्रष्टाचार में। दैट्स द पॉइंट। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है, रुद्रप्रताप साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर चुनाव की बात की जाए, 2008 विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई कर्नाटक में नजर आई। 2009 का यूपीए जीती हुई नजर आई। 2013 का चुनाव हुआ, वहां पर फिर से कांग्रेस बनी, और 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी। क्या इस आधार पर एक पैमाना खींचा जा सकता है कि जो एनडीए या यूपीए जो बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक एज मिलेगा, उसको दरअसल कर्नाटक की जनता नदारद करती हुई नजर आई है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 1 साल के बाद जब हुए? वो तो देखिए, अब हमेशा जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से लोकसभा का चुनाव हर विधानसभा से अलग होगा, क्योंकि उनका अपना चेहरा हो जाता है, और वो उनके सामने और कोई लोग टिकते नहीं हैं। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा में वही मुद्दे होते हैं जो लोकल के मुद्दे होते हैं, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री नहीं काम करने जा रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं काम करने जा रहे हैं, तो जो प्रत्याशी होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि ये सारी जितनी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल इशू हैं या हिंदुत्व का कार्ड है, ये तो एक थोड़ा सा एज आपको दे देता है कि 1-2% का मार्जिन आपको क्रिएट करके वो विनिंग में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन बेस तो होना चाहिए। अब जैसे जो बीजेपी ने अपनी सीटें बचाई है या वोट % बचा लिया है, वो लास्ट के 10 दिन में बचाए हैं, वो भी प्रधानमंत्री की वजह से। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को जो वो करने वाली थी, क्योंकि पार्टी में आपसी फूट की बात कर लीजिए या बहुत सारे जो कास्ट के उनके समीकरण हैं उनके टूटने की बात करिए। लेकिन जो बीजेपी को इस चुनाव में एक चीज़ बस हासिल हुई है, वो है बजरंग दल का बैन होना। बजरंग दल के बैन होने को अब जो बीजेपी उत्तर भारत में लेकर के आएगी
तो उसका फायदा होगा, उसको कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो जो उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा या हिंदुत्व के कार्ड को खेला है, वो आपको ये तीनों राज्यों में दिखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अब सॉफ्ट कॉर्नर उसको लेकर ले चुकी है ना। डीके शिव कुमार का भी कहना था कि हर एक शहर के अंदर बजरंग बली के मंदिर बनवाए जाएंगे। देखिए, उनके कहने से और बीजेपी के समझाने और लोगों के समझने में फर्क है। जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और जब छत्तीसगढ़ के चुनाव में आप देखिएगा, ये मुद्दे बाकी मुद्दे को दबा देंगे। इसी बीच जब हम लोग 24 की बात कर रहे हैं कि जब 24 के चुनाव होंगे तो 24 के चुनाव में राम मंदिर बन चुका होगा, और उसके बाद जब बीजेपी इस नैरेटिव को क्रिएट करेगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो अपने राज्यों में, जहाँ चाहे वो कर्नाटक की बात हो या कहीं पर, उसने सत्ता में आने के बाद उसको बैन करने की बात करी है, और अगर उन्होंने करी है तो अब तब तक के चुनाव में करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, अब तो सरकार आ गई है। तो ये सारे जो मुद्दे होंगे वो बीजेपी वहाँ से लेकर आ रही है। अब उसके पास पाने के लिए वही मुद्दे हैं वहां से। लेकिन रुद्रप्रीत साहब, एक बात मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, अगर बात की जाए विपक्ष को लेकर, लगातार विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन, तमाम पार्टियां जो हैं वो एक गुट बनाती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है जो साउथ का पूरा रीजन है वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, इसका भी फायदा बीजेपी को ही मिलेगा? क्योंकि जनता के बीच में एक संदेश मोदी फेस को लेकर बीजेपी जाती नजर आएगी। देखिए, जो विपक्ष की लामबंदी है वो मजबूरी की लामबंदी है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक समीकरणों की लामबंदी है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो अपने आप को लामबंद कर रहे हैं। और उसका बीजेपी को, इसलिए उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती है क्योंकि उससे बीजेपी को नुकसान है। नहीं तो बीजेपी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी तो किसी को मना नहीं करना है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि अगर वो गठबंधन करती है तो कम सीटों पर उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब जब सीट ही कम लड़ेगी तो जीतेगी कैसे? इसलिए उस गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आपने देखा होगा कि जब 2019 के चुनाव में एक नेता हुआ करते थे, चंद्रबाबू नायडू, पूरा विपक्ष को उन्होंने एक किया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह से हार गए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है विपक्ष का चेहरा कौन है। नीतीश कुमार जी अपने राजनीति के अंतिम दौर में विपक्ष को एकजुट करने चले हैं। पहले तो उन्होंने किया नहीं। अब आप शरद पवार जी को आश्वासन दे रहे हो कि हम प्रधानमंत्री आपको प्रेजेंट कर देंगे। अब शरद पवार जी राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। अब आप उनको किस जोश के साथ पूरे देश में खड़ा करना चाहते हैं? उधर ममता बनर्जी जी सबसे, इन लोगों में सबसे सुपीरियर अपने आप को समझती हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों को लेके। तो इन तरीकों में आप जब बीजेपी के सामने जाएंगे तो देखिए, एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि राजनीति में 3 चीज़ें होना जरूरी होता है। एक नेता, दूसरा मुद्दा, और तीसरा होता है संगठन। कांग्रेस के सिवा किसी भी विपक्षी पार्टी का संगठन पूरे देश में नहीं है। तो विपक्ष में तो हमेशा से कांग्रेस रहेगी। दूसरी, बीजेपी की हमेशा से यही रणनीति रही है कि उसको केवल खतरा कांग्रेस से है, क्योंकि उसका संगठन पूरे देश में है। बाकी बीजेपी को कांग्रेस के सिवा किसी से दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि कांग्रेस न जीते, कोई पार्टी जीत जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको एक राज्य से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्र में उसको केवल खतरा होता है कांग्रेस से, इसलिए उस चीज पर करती है। अब कांग्रेस में जब वो राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को खड़ा करते हैं तो राहुल गांधी वहां बहुत छोटे पड़ जाते हैं। पंकज साहब, बिल्कुल पंकज साहब, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस बार 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ता हुआ नजर आया? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है और वो कर्नाटक से ही आते हैं, उसका असर पड़ता नजर आया, या राहुल गांधी की जो सदस्यता संसद की गई उसका दरअसल असर पड़ता हुआ चुनाव पे दिखाई दिया? इस चुनाव में मुझे असर लगा, 3 मुख्य असर लगे। पहला, राहुल गांधी का कोई असर नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं कल्याण कर्नाटका से, वहाँ पे SC ST कम्युनिटी की एक बड़ी आबादी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। दूसरा, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार का एकजुट होकर चुनाव लड़ना। दोनों अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, दोनों ने सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से की। कांग्रेस का एक, अगर अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो जैसे राजस्थान में है, अशोक गहलोत और पायलट आपस में लड़ रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश देखा जाए तो वहाँ पे कमलनाथ और सिंधिया आपस में लड़ रहे थे। तो ये कांग्रेस का एक पैटर्न है। वहाँ से कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, अपर लीडरशिप है, वो नीचे वाले लोगों को जो है, स्टेट लीडरशिप को सब कंट्रोल नहीं कर पाती। मगर यहाँ पे बहुत दिन बाद ऐसा देखा गया
कि जो स्टेट की लीडरशिप थी वो एकजुट होकर चुनाव लड़ी। हालांकि अब क्या होगा वो अलग बात है, मगर चुनाव के टाइम पे उन्होंने पूरी तरह एकजुट होकर इसके अगेंस्ट भाजपा का पैटर्न है कि यहाँ पे जो लीडरशिप होती है स्टेट की वो एक साथ होकर लड़ती है। अंदर कितनी लड़ाई हो मगर उन्हें दिखाना पड़ता है कि हम एक साथ हैं, बयानबाजी भी नहीं होती। जबकि यहाँ पे इस बार इतनी बयानबाजी हुई है, जगदीश शेट्टार पार्टी छोड़ के गए, लक्ष्मण सवदी पार्टी छोड़ के गए, और उन्होंने सीधे सीधे आक्रमण किया भाजपा के जो नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर, और अलग अलग नेताओं के ऊपर भी किया। KM ईश्वरप्पा उन्होंने सीधे सीधे बताया कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं होता है। तो कांग्रेस के पक्ष में इस बार गया कि आपसी बयानबाजी नहीं हुई, इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो कास्ट एनालिसिस किया वो बड़े अच्छे से किया। मल्लिकार्जुन खड़गे SC ST, DK शिव कुमार वोकलिगा और सिद्धारमैया कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं तीनों। इसके अलावा एक बड़ा नैरेटिव बना कि बीजेपी लिंगायत विरोधी है, क्योंकि बहुत सारे लिंगायत बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के पक्ष में चले गए। तो वो भले ही अपनी सीट हार गए हो जगदीश शेट्टार वगैरह लोग, मगर उन्होंने एक बाय एंड लार्ज नैरेटिव बनाया कि बीजेपी इज अगेंस्ट द लिंगायत कम्युनिटी। और लिंगायत में थोड़ी सब कम्युनिटी भी आती है, 3-4। सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है पंचमसाली, एक है वीर शैव और एक है बनेजीगा। तो ऐसे बहुत सारी सब कम्युनिटी हैं। तो बीजेपी का जो वोट बैंक एक लिंगायत इकट्ठा आता था वो कट के कुछ 2-3% के आसपास शिफ्ट हुआ है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस को ये कुछ फायदे हुए। राहुल गांधी का फायदा होना मुझे तो नहीं लगता। हालांकि राहुल गांधी अगर थोड़ी और कैंपेनिंग वहां पे करते तो नुकसान होने की संभावना थी। बिल्कुल। सीधे सीधे टक्कर होती नरेंद्र मोदी। हाँ, बिल्कुल। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो अगर उत्तर प्रदेश जो निकाय चुनाव हुआ है अगर उसकी बात ना की जाए तो अधूरी सी बहस रह जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश को लेकर, यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को, और जो बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, उनको भी आईना दिखाया है। क्या यहाँ से एक शुभ संकेत बीजेपी के लिए है कि हाँ आपका जो उत्तर भारत है वो सेफ है? आपके इस सवाल को मैं जोड़ूंगा आपके पहले सवाल से कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना इम्पैक्ट है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतना ही इम्पैक्ट होता तो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देना चाहिए था। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तो इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा। शायद यहाँ पे 0 सीटें मेयर की निकली हैं। तो और एक बात आती है कि मोदी जी हर भाषण में अपने स्टेट में जब जाते हैं तो कहते हैं डबल इंजन सरकार। तो रुद्र प्रताप जी ने कहा कि लीडरशिप भाजपा की कमजोर है राज्यों में। तो डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, 2 राज्यों को छोड़ दें तो डबल इंजन सरकार कहीं दिखाई देती नहीं है। उत्तर प्रदेश और असम 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने बल पे अपना चुनाव निकालने की क्षमता रखते हैं आज के समय में, और उन्होंने निकाला भी है। योगी जी ने निकाला, हेमंत बिस्वा शर्मा का आगे आएगा क्योंकि पिछला बार हाल वो निकाल चुके हैं। तो योगी जी का चेहरा चला है, उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, हेमंत बिस्वा शर्मा उधर काम कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे तो कम से कम दिखाई दे रही है। बाकी और राज्यों में अगर देखें, उत्तराखंड देखें या हरियाणा देखें, तो वहाँ डबल इंजन की जगह एक इंजन इधर जा रहा है, एक इंजन इधर जा रहा है। मुख्यमंत्री पीछे लेके जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे लेके जा रहे हैं। तो ये भाजपा को एक बड़ा डिसएडवांटेज है। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान तो होगा। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में किसके फेस पे किस तरह से किन मुद्दों पे जाएंगे एक बड़ी लंबी बहस है। अगर बात की जाए रुद्र प्रताप से, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर चारों पार्टियां सक्रिय थी और लगातार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सक्रिय होती हुई नजर आ रही थी। क्या आपको लग रहा है बीजेपी का यहां से मजबूत होना एक बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत से एक सुखद खबर है? देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास आया है उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कारण क्या है कि उसके पास आप देखेंगे कि आदित्यनाथ उनके स्टार प्रचारक भी बन चुके हैं और उनके चेहरे पर वोट भी पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़िए बाकी जगहों पे। दूसरी, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और वहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो पूरा होता है कि उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी को चुनाव में हरा दिया और कांग्रेस की सिर्फ 1 सीटें हैं। दूसरी चीज़, बीएसपी की जो सीटें हैं, बीएसपी का आधार। और आपने निकाय चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जो सेकंड पोजीशन पे है कोई विपक्षी पार्टी नहीं है। सेकंड पोजीशन पे निर्दलीय लोग हैं, जो अन्य हैं वो सेकंड पोजीशन पे हैं। पार्टियां तीसरे नंबर पे हैं। अगर सपा की बात करेंगे तो सपा तीसरे नंबर पे आ रही है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात है। कारण क्या है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ इनके पास चेहरा आदित्यनाथ खुद हैं और उनकी लोकप्रियता है।
अब वो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कर लीजिए या किसी भी बात को लेकर करिए, लेकिन उनकी लोकप्रियता है। और जहां लोकल नेतृत्व में लोकप्रियता बढ़ेगी वहां बीजेपी को हरा पाना मुश्किल होगा। दिक्कत वहीं आ रही है जहां पर नेतृत्व लोकल कमजोर है। जैसे हिमाचल में आप ले लीजिए, अब हिमाचल में आपको याद नहीं होगा कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन था। इसी तरह से आप देख लीजिए कि बिहार में कभी भी फर्स्ट नंबर की पार्टी बीजेपी नहीं बन पाई, क्योंकि वहां पर उन्होंने किसी को नेता नहीं बनाया। वही हाल उनका झारखंड में हो गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुनाव नहीं हारी है, पहली बार कर्नाटक हार रही, बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है, लेकिन उसको उस तरीके से देखा नहीं जा सकता। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र प्रताप सिंह और पंकज सिंह हमारे साथ जुड़े और विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया कि कर्नाटक और आसपास जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय राज्य, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ असर पड़ता हुआ लोकसभा में दिखाई देगा। दरअसल कर्नाटक की जीत कांग्रेस पार्टी की राह कितनी आसान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल पैदा करेगी, ये आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। अपने टीवी